स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन इससे पहले कर लिया था हमने। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण बनानी है, कुछ कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशंस है हमारे पास, इस कंडीशन में हमें दिया हुआ है, यानी कि इसका सवाल पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दे रखा हमें 528 वर्ग मीटर, क्षेत्र की लंबाई मीटर में उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में है और क्या है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो चौड़ाई और लंबाई के बारे में दिया हुआ है। लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो हम क्या मान लें, इसमें चौड़ाई मान लें। तो यहां पर लिखेंगे हम माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। चौड़ाई हमने इसमें x मीटर मान ली। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो लंबाई हमारी यहाँ पर आ जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी चौड़ाई का दुगना यानी कि x का दुगना 2x और उससे एक अधिक यानी कि प्लस का 1। ये क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी मीटर में। फिर इसने दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर है। तो देखिए आयताकार भाग जो होता है या आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर कितना है, 528 है। तो लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई दी हुई है यहां पर 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, x, और इसके बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 528। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। फिर 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +x बराबर 528। अब देखिए ये 528 का हम पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो देखिए ये इस रूप में आ गई हमारी, ax² + bx + c बराबर 0, यानी कि हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। यही हमारा आंसर है। ये मानक रूप हमने देखकर इसको जांचा है कि हमारे इस रूप में आई कि नहीं आई। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम अगला सवाल करते हैं। इसका दूसरा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्रमागत पूर्णांक जैसे धनात्मक है तो जैसे पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम पहला पूर्णांक 5 मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम पहला पूर्णांक 100 मानते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 101, यानी कि क्रमागत पूर्णांक है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक क्या है, x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। ये दूसरा पूर्णांक हो गया। अब इसने क्या कहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणा कितना है, 306 है। तो यहां पर लिखेंगे हम x × x + 1 बराबर 306। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 306। तो यहां पर अगर हम गुणा करते हैं तो x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 2, x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x और बराबर 306। अब देखिए 306 का हम पक्षांतरण कर देते हैं इधर, तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी x² + x प्लस इधर 306 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -306
6 और बराबर 0। ये हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त हो रही है, यानी कि ये जो है हमारी क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम इसका अगला सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका, तीसरा सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। शर्त दी हुई है यहाँ पर, कंडीशन कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का योग गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, रोहन की माँ और रोहन की आयु का गुणनफल वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। किस लिए द्विघात समीकरण बनाना है, क्योंकि हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है इसलिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, अब यहां पर कंडीशन देखते हैं हम, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो किसकी आयु मानते हैं, रोहन की आयु। तो यहां पर लिखेंगे हम माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, मां की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी, इससे 26 वर्ष बड़ी तो x प्लस 26 वर्ष, ये रोहन की मां की वर्तमान आयु हो जाएगी। फिर इसने क्या कहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल, तो पहले वर्तमान से 3 वर्ष पश्चात की इनकी आयु तो निकालें। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालेंगे, तो वर्तमान में x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, तो x प्लस 3 वर्ष। और रोहन की मां की कितनी हो जाएगी, रोहन की मां की 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु देखेंगे, तो वर्तमान में है x प्लस 26 और प्लस 3 और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष, अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है कि इन दोनों का गुणनफल, रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु और मां की 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना होता है, 360 होता है। तो प्रश्नानुसार हम आगे हल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसने हमें क्या दिया हुआ है, रोहन की आयु क्या है, x प्लस 3 और मां की क्या है, x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना दिया हुआ है, 360। यहाँ लिख देंगे हम 360। अब इनका गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2, x का गुणा 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 29x, 3 का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, और 3 का गुणा 29 से करेंगे तो देखिए x का गुणा x से करा तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 से करा तो 29x, x का हो गया। अब 3 का करेंगे तो 3 का x से करेंगे तो 3x, फिर 3 का 29 से करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसे आ जाएगा। अब 3 का 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूने 6, 6 और 2 8, 29 का 3 से करेंगे तो 87। अब देखिए, अब इधर दिया हुआ है बराबर 360, तो ये 360 लिख देंगे। इसके बाद में हम हल कर देंगे, इधर इधर वाली संख्याओं को हल करते हैं पहले, उसके बाद में साथ ही इसका पक्षांतरण भी कर लेंगे हम। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, तो 29 में 3 जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 32, 29, 30, 31, 32, तो ये हो जाएगा 32x। अब क्या करेंगे, ये प्लस के 87 तो यहाँ पर है और उधर से 360 आएंगे तो माइनस के 360 बराबर 0। अब देखिए 360 में से हम 87 घटा देंगे यहाँ पर, तो अगली स्टेप आ जाएगी हमारी। देखिए इस समीकरण को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो है 360 इसमें से 87 घटा देंगे, तो ये लिख देंगे हम x का 2 माइनस 32x, सॉरी प्लस के 32x, तो ये प्लस
32x। फिर हम यहाँ पर देखो 360 में से 87 यानी कि 87 घटाएंगे, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। फिर अगली संख्या है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए 6 थे तो एक इधर ले लिया था, तो यहाँ पर बच गए 5, यानी कि 15 में से 8 घटाएंगे यहाँ पर हम, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 7। फिर इसके बाद में यहाँ पर बच गए हमारे पास 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, तो ये आ जाएंगे 273 बराबर यहाँ पर है हमारा 0। अब देखिए ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अर्थात यानी कि ये जो है हमारा एक द्विघात समीकरण है जो कि हमें प्राप्त करना था, यही हमारा आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। चौथा प्रश्न है इसका कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसको इस चाल से 480 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा वो निकालेंगे। तो देखिए 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे चाल। एक बार सूत्र भी लिख लेते हैं, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है 480, तो लिख देंगे हम 480 बटे चाल यानी कि x। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 480 बटे x घंटे। अब प्रश्न में बोला गया है कि क्या हो रहा है, उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि जब चाल बराबर कितनी हो जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा में से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, तो क्या कर देंगे x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जब चाल क्या हो, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अब समय क्या लगेगा, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर वही दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है हमारे पास, 480 बटे चाल क्या है, अब चाल आ जाएगी हमारे पास x - 8, तो अब समय क्या हो गया, 480 बटे x - 8 घंटे। अब देखिए ये जो समय आया है, ये समय क्या है, 3 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि ये जो समय है ये इस समय से 3 घंटे ज्यादा है, यानी कि इस समय में से ये वाला समय अगर हम घटा दें तो हमें अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे, आगे हल करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या होगा, इसमें से अगर हम ये वाला समय घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 घंटे आएगा, यानी कि ये समय जो है पहले वाले अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती तो उसको 480 बटे x घंटे समय लगता, लेकिन क्या हुआ, चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी कि चाल क्या हो गई, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अब जो समय लग रहा है वो पहले वाले समय से 3 घंटे अधिक लगेगा, यानी कि अब जो समय है 480 बटे x - 8 घंटे, ये जो है ये 3 घंटे अधिक है किससे, पहले वाले समय से। तो यही वो कर देंगे हम, यानी कि 480 बटे x - 8 बराबर -480 बटे
x और बराबर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 3 के बटे में कुछ भी नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 से ऊपर वाली संख्या कट रही है, 3 एकम 3 और 3 से ये कट जाएगा 3 एकम 3 और बचा 1 तो 3 छक 18 यानी कि 160। फिर ये भी कट जाएगा 160 बार, यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 160 बटे x माइनस 8 माइनस 160 बटे x और बराबर 1 बटे 1 यानी कि 1। अब देखिए यहां पर हम लघुत्तम लें तो x माइनस 8 इंटू एक्स ये लघुत्तम आ जाएगा। यहां पर इसको हल करते हैं हम, तो यहां पर देखिए इसका एलसीएम ले लें हम, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। x माइनस 8 कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर x बचेगा और x का गुणा 160 से करेंगे तो ये हो जाएगा 160x। अब देखिए यहाँ पर x कट जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 8, तो ये माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर लगा देते हैं हम और 160 भी लिख देते हैं। और अब गुणा किसका होगा, x माइनस 8 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8 यहाँ गुणा में लिख देंगे। पहले x का गुणा हुआ था, अब x माइनस 8 का गुणा हो जाएगा और बराबर इधर बच जाएगा हमारे पास 1 बटे में कुछ भी नहीं तो 1। अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यहां पर तिर्यक गुणा होता है ऐसे। तो देखिए इस x माइनस 8 का गुणा 1 से होगा तो x माइनस 8 गुणा x ऐसी कैसी संख्या आ जाएगी और इधर यहां पर इसका गुणा यहां पर होगा तो यह आ जाएगा 160x। अब देखिए माइनस 160 का गुणा x से होगा तो यह आ जाएगा माइनस 160x। अब देखिए 160 का गुणा माइनस के 8 से होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 16 128 और ठीक है माइनस माइनस प्लस और 16 का गुणा तो ये 1280 हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए इस एक का गुणा तो इससे हो गया, अब यहां पर गुणा करेंगे हम तो x का गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, फिर x का गुणा माइनस 8 से करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए यहां पर 160x से 160x तो कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो समीकरण बची है क्या बच गई, एक तो बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 1280 है, इसको भी इधर ले लेते तो ये हो जाएगा माइनस का 1280 और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है, अर्थात यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई और यही हमको प्राप्त करनी थी। क्या था हमारा क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया, ये हमें हमारा आंसर प्राप्त हुआ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसके साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में ही हमारी प्रश्नावली 4.1 भी समाप्त होती है। इसके बाद में हम अगले प्रश्नावली अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।